वेलकम इन यूनिट थर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। परियोजना प्रबंधन की तीसरी यूनिट में आपका स्वागत है। थर्ड यूनिट में फाइनेंशियल एस्टिमेट और प्रोजेक्शन है, जिसे हम वित्तीय प्राकलन और प्रक्षेपण कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट मीन्स of finance estimation of sales and production cost of production working capital requirement and its financing profitability, projected cash flow statement and balance sheet and break even analysis। इतना टॉपिक है आपके थर्ड यूनिट में। इसे हिंदी में दोहरा देता हूँ। परियोजनाओं की लागत, वित्त पोषण के साधन, बिक्री और उत्पादन के अनुमान, उत्पादन की लागत, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और उसका वित्त पोषण, लाभप्रदता, अनुमानित नकदी प्रवाह और विवरण और बैलेंस शीट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो थर्ड यूनिट का जो हेडिंग है वो है वित्तीय अनुमान और प्रक्षेपण। इसका परिचय दे दें आपको। किसी भी परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए वित्तीय अनुमान और आकलन आवश्यक है। वे व्यवसायों को समय के साथ आवश्यक निवेश, अपेक्षित राजस्व, लागत और लाभप्रदता निर्धारित करने में मदद करते हैं। परियोजनाओं की लागत। परियोजनाओं की लागत किसी परियोजना की कुल लागत में क्या क्या शामिल होते हैं? एक निश्चित लागत, भूमि, भवन, मशीनरी, प्रारंभिक स्थापना और लागत। ठीक है, प्रारंभिक स्थापना की लागत। परिवर्तनीय लागतों में कच्चा माल, मजदूरी, उपयोगिताएं और अन्य परिचालन व्यय। तो ये निश्चित लागत है, मतलब ये जो है फिक्स आपका कॉस्ट है, और ये जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अलावा अदर कॉस्ट और उसमें अन्य लागतें भी आती हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग, अनुसंधान एवं विकास, विपणन, मार्केटिंग और आकस्मिकता, इमरजेंसी से संबंधित। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एक विनिर्माण इकाई के लिए आवश्यक है भूमि एवं भवन, जिसके लिए 20 लाख रुपए हमने बजट में रखा। मशीनरी के लिए 15 लाख रुपए, और जो इनिशियल कैपिटल है हमारा, प्रारंभिक कार्यशील पूंजी है, उसे 5 लाख रुपए रखा, और तो इस प्रकार कुल लागत हमारे पास 40 लाख आ गई। अब हम इसके लिए वित्त पोषण के साधन जो हैं, हमें जो फाइनेंस करेगा उसके लिए हम अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। वो जैसे इक्विटी पूंजी, ऋण वित्त पोषण जैसे बैंकों से लिया, और सरकारी अनुदान है या सब्सिडी है। तो इस प्रकार के स्रोत हमारे काम के होते हैं। इक्विटी पूंजी जो है, ये निवेश एक ऐसा निवेश होता है कि पेपर से हम उसका हिस्सेदारी पब्लिक के बीच में देते हैं, और पब्लिक उसे खरीद करके अपना हिस्सा उसमें योगदान देती है, और वो योगदान उसका जितना उस पूरी पूंजी का जो भी भाग है वो उसके लिए इक्विटी या जितना भी है वो उसका होता है, चाहे वो 1% हो कि 2% हो, जितना भी हो। और एक होता है वेंचर कैपिटल या एंजल निवेशक कहते हैं इसको। तो वेंचर जो कैपिटल है या एंजल निवेशक हैं, वो एक अपने आप में एक फिक्स्ड होते हैं और एक रिकरिंग होते हैं। मतलब जैसे वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशक दोनों ही स्टार्टअप और शुरुआती चरण में कंपनियों को वित्त पोषण तो करते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे कि एंजल निवेशक आमतौर पर निजी धन का निवेश करते हैं, उसे एंजल निवेशक कहते हैं। वह अपना खुद का पैसा लगाते हैं। उसमें वो बड़े निवेशक हो सकते हैं जो खुद का पैसा लगाते हैं, जबकि वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं, जो कई निवेशकों, छोटे कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके, इसलिए उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। उसमें कई लोगों का योगदान होता है। शेयरों का सार्वजनिक निर्गम बड़ी कंपनियों के लिए होता है, ये छोटी कंपनियों के लिए लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए 40 लाख रुपए की लागत वाली यदि हमने जो परियोजना का उदाहरण लिया था, उसकी यदि वित्त पोषण किया जाए तो प्रमोटर की इक्विटी 15 लाख रुपए, बैंक ऋण 20 लाख रुपए, सरकारी सब्सिडी 5 लाख रुपए, इस प्रकार हम अपने 40 लाख जुटा लेंगे। फिर बिक्री का यदि उत्पादन का अनुमान लगाएं तो ये जरूरी काम है। बिक्री का और उत्पादन पूर्वानुमान संसाधनों के कार्यकुशलता पूर्वक योजना बनाने में मदद करते हैं।
मांग विश्लेषण, बाजार सर्वेक्षण और ऐतिहासिक डाटा का उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बिक्री और उत्पादन का अनुमान आवश्यक है। जैसे बिक्री का अनुमान के लिए हमें कितना, बिक्री का अनुमान लगाने के लिए बिकने वाली जो अपेक्षित इकाई की संख्या, उसमें प्रति इकाई बिक्री का मूल्य से गुणा करते हैं तो हमारे पास बिक्री का अनुमान आ जाता है कि हम इतने टोटल उसमें सेल आउट कर पाएंगे। उत्पादन अनुमान है, उत्पादन अनुमान जब बिक्री अनुमान प्लस वांछित अंतिम इन्वेंट्री माइनस आरंभिक इन्वेंट्री। अब यहाँ पर उत्पादन का अनुमान यदि हम लगा रहे हैं तो इसमें बिक्री अनुमान और वांछित जो इन्वेंट्री, अंतिम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से तात्पर्य वो स्टॉक्स से है जो कार्यशील होता है, जो डंप है वो नहीं। इन दोनों का योग से यदि हम आरंभिक इन्वेंट्री जो पहले हमने लगाई थी उसको माइनस कर दें तो हमारे पास उत्पादन की अनुमान आ जाता है। बेची गई वस्तुओं की जो लागत है, मतलब जो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, तो इसको COGS के रूप में हम शॉर्ट फॉर्म में रखा है। ये बराबर होता है आरंभिक इन्वेंट्री प्लस खरीदारी माइनस अंतिम इन्वेंट्री। तो दोनों चीज़ों में आप ध्यान रखें कि COGS क्या है और हमारे उत्पादन अनुमान क्या है। फिर आता है नंबर 4 पे सकल लाभ। सकल लाभ मतलब टोटल लाभ हमारे पास कितना होगा, तो टोटल लाभ बराबर होगा बिक्री राजस्व, जो भी हमारे पास बिक्री राजस्व जो भी हमने बेचा उससे हम जो कॉस्ट है, बेची गई वस्तुओं की जो लागत आई उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल कि यदि बिक्री अनुमान लगाने के लिए यदि 20 रुपये प्रति इकाई के विक्रय मूल्य पर एक उत्पाद की 5000 इकाइयाँ बेचने की उम्मीद है तो उसकी बिक्री अनुमान क्या हो जाएगा, 5000 गुणित 20 रुपये का एक, 5000 बेचना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार 1 लाख बिक्री हो गई। यदि ये बिक्री अनुमान था तो उत्पादन अनुमान लगाना है। एक कंपनी के पास यदि कुछ डाटा है जैसे कि बिक्री अनुमान उसकी 10,000 इकाइयाँ हैं, वांछित अंतिम इन्वेंट्री 2000 इकाइयाँ हैं और प्रारंभिक इन्वेंट्री यदि 1500 इकाई है तो उसके उत्पादन की गणना हम कैसे करेंगे। उत्पादन अनुमान बराबर होगा बिक्री का अनुमान प्लस वांछित अंतिम इन्वेंट्री माइनस प्रारंभिक इन्वेंट्री। तो बिक्री का अनुमान हमारे पास क्या है, उन्हें लगा के रखा था 10,000 इकाई प्लस वांछित अंतिम इन्वेंट्री 2000, तो क्योंकि वो भी हमारे पास उसी में ऐड हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक इन्वेंट्री, तो 10,500 इकाई हमारे पास उत्पादन अनुमान होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार कि बेची गई वस्तुओं की लागत यानी COGS कह रहे हैं। एक कंपनी के पास निम्नलिखित डाटा है। क्या क्या डाटा है, यदि प्रारंभिक इन्वेंट्री $5000 है और खरीदारी उसके पास $15,000 है और अंतिम इन्वेंट्री उसके पास $3000 की है तो बेचे गए माल की लागत कैसे निकालेंगे, COGS बराबर आरंभिक इन्वेंट्री प्लस खरीदारी माइनस समापन, मतलब जो हमारे पास लास्ट का इन्वेंट्री टोटल। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 5000 प्लस 15000 माइनस 3000 17000। सकल लाभ की गणना करते हैं। सकल लाभ की गणना के लिए हमारे पास डाटा है कि बिक्री राजस्व यदि $50,000 है, COGS हमारे पास $30,000 है, $30,000 है, तो सकल लाभ निकालना है। सीधे सीधे से हमारे पास ये है कि COGS जो हमारे पास बिक्री राजस्व है उससे घटा देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा सकल लाभ। तो इस प्रकार अब आते हैं 5वें बिंदु पर जिसका है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत क्या है, उत्पादन लागत में दोनों लागत शामिल होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लागत क्या होती है, कच्चा माल श्रम, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष भी होती है जैसे कि ओवरहेड्स और वैल्यू डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास कहते हैं जिसे, और रख रखाव मेंटेनेंस। तो ये जी अप्रत्यक्ष लागत हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन दोनों को जोड़ने पर हमें उत्पादन की लागत निकालते हैं। यदि कोई कंपनी 10,000 इकाई बनाती है और प्रति इकाई कच्चे माल की लागत 200 रुपये है और प्रति इकाई श्रम की लागत 100 रुपये है और ओवरहेड चार्ज पर यूनिट हमारे पास 50 पड़ रही है, तो प्रति इकाई कुल लागत कितनी हो जाएगी, इन सबको जोड़ने पर 350। अब 350 हमारे पास लागत आ रही है और 10,000 इकाई हम बनाते हैं
तो हमारे पास कुल लागत कितनी आ जाती है 10,000 इंटू 350 यानी कि 35 लाख। ठीक है, इस प्रकार अब आ जाते हैं सिक्स्थ टॉपिक पे, कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और इसका वित्त पोषण कैसे होता है। कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, वर्किंग अमाउंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है, जो यहाँ पे हमारे पास जो वर्तमान में देनदारी हैं और वर्तमान की जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका बीच का अंतर है। मतलब ये यदि हमारे पास हमारी परिसंपत्तियों का मूल्य जो भी है उससे माइनस कर दे हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, देनदारी जिसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, तो हमारे पास कार्यशील पूंजी आ जाती है। चालू परिसंपत्तियाँ, नकदी, इन्वेंट्री, और तो वर्तमान देयता यदि है, अल्पकालिक ऋण है, और लेनदार जो है धन है उनकी लायबिलिटीज़ है। तो इन्वेंट्री यदि 5 लाख रुपए है और कुछ हमारे पास प्राप्त भी है 3 लाख रुपए, नगद 2 लाख रुपए है, तो देय राशि 4 लाख रुपए है, तो हमारे पास क्या हो जाए कि देय को हमारे पास सारा चीज़ जो है, हमारा इन्वेंट्री हमारी है, प्राप्त जो हमारे पास रखा है वो हमारा है, नगद भी हमारा है, इन सबको जोड़ने पर देनदारी को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को ध्यान से रखें, जो भी हमारी देनदारी नेगेटिव जो हमारे ऊपर उधार है उसको माइनस करते हैं। अब आ जाते हैं कार्यशील पूंजी आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जिसे हम WCR कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इज इक्वल टू होता है वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देयता। तो जो चालू परिसंपत्तियां हैं जैसे कि नकदी, हमारे पास प्राप्त खाते, इन्वेंट्री, और अन्य अल्पकालिक परिसंपत्तियां जिसे हमें चालू संपत्तियां कहते हैं, करंट हमारे एसेट्स, करंट एसेट्स कहते हैं इसे। और जो लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास, करंट लायबिलिटीज़ हैं कि देय खाते हैं, अल्पकालिक ऋण हैं, और 1 वर्ष के भीतर जो भी हमें अन्य दे देना है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हमें जो भी देनदारी बनती है, इसे चालू देयता या करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी NWC कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। इसके लिए हम फार्मूला है NWC इज इक्वल टू कुल संपत्ति परिसंपत्ति माइनस कुल चालू देयता, और तरलता और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। ये तरलता क्या होती है, तरलता ये होती है यदि हमारे पास कोई भूमि रखी है, भूमि 10 लाख की है या 10 करोड़ की है, पर वो लिक्विडिटी नहीं कहलाएगी, पैसों के रूप में नहीं रखी है, पैसे के रूप में रखा रहना उसको लिक्विडिटी या तरलता कहलाती है। तो वित्तीय स्वास्थ्य, तरलता और वित्तीय स्वास्थ्य को दिखाता है कि आपके पास कितनी नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल ही उसके साउंडनेस, स्वास्थ्य, जिसे हम स्वास्थ्य कह रहे हैं मतलब अच्छी पकड़ है उसमें, वो दर्शाता है। सकारात्मक NWC, व्यवसाय अल्पकालिक देनदारियों को पूरा कर सकता है, और नकारात्मक NWC जो है व्यवसाय को तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सकारात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम आंसर निकालते हैं यदि पॉजिटिव आता है तो ये दर्शाता है कि व्यवसाय अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करता है, और नकारात्मक आ जाता है मतलब ये आपकी जितनी परिसंपत्तियां हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आपको देनदारियां हैं, तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव बताता है कि आप किस लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आ जाते हैं सकल कार्यशील पूंजी, यानी कि टोटल WC जो है, ग्रॉस WC बोलते हैं इसको। तो ग्रॉस WC में कुल चालू परिसंपत्तियां आता है, किसी फर्म के अल्पकालिक परिसंपत्तियों में कुल निवेश को मापता है। अब इसके लिए ऑपरेशनल साइकिल फार्मूला है, वो क्या है, वो है परिचालन चक्र इज इक्वल टू इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि प्लस प्राप्त संग्रह अवधि। यह मापता है कि राजस्व उत्पन्न करने से पहले नकदी कितने समय तक कार्यशील पूंजी में बंधी रहती है। नकदी का रूपांतरण चक्र जो है वो CCC कहते हैं उसको, वो है इन्वेंट्री का दिन, पर्टिकुलर डे ऑफ इन्वेंट्री, प्लस प्राप्ति दिन की कितनी है माइनस डे पर डे, मतलब पूरे डेली के इन्वेंट्री और प्राप्ति का योग से यदि हमें देनदारी पर्टिकुलर डेज की देनदारी को घटा देते हैं तो हमारे पास नकदी रूपांतरण चक्र आ जाता है। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि
कि किसी कंपनी को इन्वेंट्री में निवेश को नकदी प्रवाह में परिवर्तन करने में कितना समय लगता है, ये उसकी हेल्थ को जज करते हैं। 7 पॉइंट है लाभप्रदता प्रक्षेपण। लाभप्रदता प्रक्षेपण क्या होता है? ये निवेश पर अपेक्षित रिटर्न का मूल्यांकन करने में मदद करता है। उदाहरण जैसे यदि राजस्व 50 लाख रुपए और है और 35 लाख रुपए है, तो हमारे पास लाभ क्या हो जाएगा? राजस्व माइनस लागत। यदि हमारे पास राजस्व 50 लाख है और लागत 35 लाख है, तो हमारे पास लाभ कितना हो जाएगा? हमारे पास राजस्व से जो हमारी लागत लगी है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास 15 लाख रुपए जैसे आया। लेकिन इसी के लिए लाभ का मार्जिन किसे कहते हैं? तो लाभ का मार्जिन क्या हुआ? ये तो शुद्ध आय हो गई आपकी, लेकिन मार्जिन कैसा हो सकता है? तो मार्जिन का परसेंटेज क्या, उसको निकालने के लिए हम लाभ बटे राजस्व, मतलब 15 लाख रुपए का हमारे पास लाभ हुआ प्रति 50 लाख के राजस्व, राजस्व मतलब जो हमारे पास बेचने पे आया, इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 30%। अब अनुमानित नकदी प्रवाह विवरण को की बैलेंस शीट यदि बनाते हैं हम, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट का मतलब होता है जितनी हमारे पास देनदारियां हैं और जितने हमारे पास पहले से मौजूद जो कैपिटल है, या इसे ऐसे कह सकते हैं हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़, इन दोनों के बीच में देनदारी और लेनदारी, जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो नकदी प्रवाह विवरण नकदी अंतर्वहन और बहिर्वहन का नज़र रखता है, जबकि बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। अनुमानित नकदी प्रवाह विवरण जैसे हमने ये दे दिया है, यहाँ पे विवरण दे दिया कि आरंभिक नगद शेष मात्रा 2, नकदी प्रवाह राजस्व 50, नगद बहिर्वाह व्यय 35, समापन नगद शेष 17। तो हम क्या करेंगे? अनुमानित बैलेंस शीट लाख रुपए में बना रही है, लाख रुपए 15 लाख है, ये जो भी है। तो देता यहाँ मात्रा, संपत्ति और मात्रा, ये देता का मतलब हो गया लायबिलिटीज और संपत्ति का मतलब हो गया एसेट्स। तो लायबिलिटी और एसेट्स हमारा क्या मतलब हमें देना है, जो कर्ज लिया है वो हमें देना है एक दिन, लेकिन हमारे पास पहले से जो संपत्ति है ये हमारी वो। अब इसमें संपत्तियां भी कई प्रकार की हो सकती है कि अचल संपत्ति है, कार्यशील पूंजी भी हो सकती है, नगद के रूप में भी हो सकता है। हम इसका वो करेंगे, टोटल आया। यहाँ पे हमारी यदि देता है, देनदारी बच्ची की हिस्सेदारी है, लोगों की हिस्सेदारी उसमें 15 है, मतलब उनको हमारा नहीं है, ऋण है 20, तो और लाभ है 15। तो यहाँ देखेंगे कि नगद तो हमारा रखा है, इसलिए नहीं है कि वो हमारा फ़ायदा है, इसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है लगाने के लिए, लेकिन यहाँ लाभ जो हमारी देता है 15 में आएगी। तो इस प्रकार हम लाभ को इधर जोड़ते हैं लायबिलिटीज़ में। तो इस प्रकार को टोटल 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ रहा है, मतलब हमारी बैलेंस शीट, इसका नाम है बैलेंस शीट। कितना हमारा आया, कितना गया। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? अब ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो बिंदु को निर्धारण करता है जहाँ पे कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, मतलब हमने क्या कमाया और क्या गंवाया, जहाँ पर वो बराबर हो जाए पॉइंट पे, उसे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और ये यदि हम इसको देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उदाहरण के लिए निश्चित लागत यदि 10 लाख रुपए है, प्रति इकाई मूल्य जो है वो 500 रुपये है, और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत जो है 350 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी 10 लाख डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 ऋण वेरिएबल कॉस्ट जो परिवर्तनीय लागत वेरिएबल कॉस्ट 350, तो बराबर कितना आ जाएगा? 666। ये हमारे पास आंसर आया। अब इसको देखते हैं प्लॉट कैसे करते हैं। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? क्वांटिटी लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं। तो हमारे पास दोनों के बीच में यदि हम एक फिक्स लाइन ये दिख रही है, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, नीले कलर की जो दिख रही है वेरिएबल कॉस्ट है, लाल वाली फिक्स कॉस्ट है। अब यदि हम देखेंगे कि हमारे पास किसी चीज़ को बनाने के लिए हम कितने नंबर ऑफ़ यूनिट बनाएं, तो हम 100 बनाते हैं तब भी हम
पहले से ही हमारा इतना लग चुका है पैसा। 200 बनाते हैं तब हम यहाँ पहुँचते हैं, 300 बनाते, अल्टीमेटली हम यहाँ पे 200-300 के बीच में यहाँ कहीं आ रहा है। ये जो पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन यहाँ से, ये हमारे पास बताता है कि अब आपकी जो परिवर्तनीय कास्ट है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कास्ट लगभग बराबर हो गई है, लेकिन आप अभी फ़ायदे में नहीं हैं। तो हमारे पास फ़ायदे, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट लाइन भी खींचते हैं। अब प्रॉफिट लाइन खींचते हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट बता रही है कि जैसे जैसे ये नंबर ऑफ़ यूनिट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कितनी धीमी गति से बढ़ रही है। देखिए ये सब स्ट्रिंग में दिया, पॉइंट्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आकर के ये 300 से ऊपर जा कर के कुछ पे ये बीईपी आ जाता है। तो ये हमारे पास बताता है कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। अब हम यदि इसके ऊपर जाते हैं, मतलब हम यहाँ पे जो है अलग अलग हम यहाँ पे यूनिट बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब हम अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तब ये देखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट और बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो तब जा कर के हम इस वाले जोन में आते हैं, इसे कहते हैं प्रॉफिट जोन, अदरवाइज ये लॉस जोन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अब एक केस स्टडी लेते हैं कि एक वास्तव रूप में कैसा क्या है। तो XYZ नाम की सपोज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये परियोजना अवलोकन करती है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी गहन बाजार अनुसंधान करती है और सालाना 15,000 इकाइयों की संभावित मांग का पता लगाती है। तो वित्तीय अनुमान में कुल परियोजना लागत 50 लाख रुपए, बिक्री पूर्वानुमान 15,000 यूनिट प्रति वर्ष जो 400 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, उत्पादन लागत यदि 300 रुपये प्रति इकाई है और ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और 8 लाख रुपए है। तो हमें प्रथम चरण है कि संयंत्र स्थापित करना और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करना, कुशल श्रम और परिचालन कर्मचारी को नियुक्त करना, उत्पादकों का प्रारंभिक बैच तैयार करना तथा गुणवत्ता जांच करना। चरण 2 में यदि दूसरे वर्ष में हम आ गए हैं तो दूसरे वर्ष हम दूसरा चरण में क्या करेंगे कि बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना, विपणन, मार्केटिंग एवं वितरण यानी सेल्स एंड सर्विस, मार्केटिंग एंड सेल्स कहते हैं इसको, वितरण चैनलों का विस्तार करना, लागत कम करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलन करना। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाता है 2 साल बाद XYZ प्राइवेट लिमिटेड स्थिरता प्राप्त करता है और 20 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाता है। कंपनी आगे विस्तार, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के और दीर्घकालीन विकास को बनाए रखने के लिए नए बाजारों की खोज करने की योजना बना रही है। निष्कर्ष क्या निकाले हमने इस वाले स्टडी से कि वित्तीय अनुमान और अनुमान सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। उचित योजना धन सुरक्षित करने, तरलता सुनिश्चित करने और लाभप्रदता को अधिकतम करने में मदद करती है। इस यूनिट में जो चीज़ थी, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे आपको डिप्लोमा में यदि एग्ज़ाम होता है तो, कि किसी परियोजना की लागत आकलन के प्रमुख घटक क्या हैं। तो प्रमुख घटक हैं उसके पूंजीगत व्यय, भूमि, भवन, उपकरण, प्रारंभिक एवं पूर्व संचालन व्यय, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, आकस्मिक लागत। सेकंड क्वेश्चन देखें, किसी परियोजना के वित्त पोषण के प्राथमिक साधन का वर्णन करें। प्राथमिक साधनों में शामिल है इक्विटी वित्त पोषण, स्वामी निधि उद्यम पूंजी, ऋण वित्त पोषण, ऋण, बॉन्ड, प्रतिधारिक कमाई और सरकारी अनुमान या सब्सिडी। तो किसी भी परियोजना के वित्त पोषण प्राथमिक साधन कौन कौन से होते हैं। ये प्राथमिक साधन होते हैं, इक्विटी क्या होती है, ऋण जो गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, और प्रतिधारिक कमाई क्या हो, सरकारी अनुदान, सब्सिडी। थर्ड क्वेश्चन देखें, वित्तीय अनुमान के लिए बिक्री और उत्पादन का अनुमान लगाना क्यों महत्वपूर्ण है। सटीक बिक्री और उत्पादन अनुमान मौलिक है क्योंकि वे राजस्व अनुमानों को आगे बढ़ाते हैं। वे आवश्यक उत्पादन क्षमता और संबंधित लागत का निर्धारण करते हैं। वे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं और लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं और वे अनुमानित नकदी प्रवाह विवरण का आधार हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन लागत आकलन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कारकों में शामिल होते हैं कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, ओवरहेड चार्जेस, स्थानीय और स्थिर और परिवर्तनीय, और उत्पादन मात्रा, तकनीकी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कार्यशील पूंजी क्या है और इसका वित्त पोषण से क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यशील पूंजी जो है वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर है। इसका वित्त पोषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है अथवा नहीं। यह सुचारू उत्पादन और बिक्री चक्र का समर्थन करता है और यह तरलता बनाए रखता है। छठवां क्वेश्चन है, वित्तीय अनुमानों में लाभप्रदता का आकलन कैसे किया जाता है? लाभप्रदता का आकलन किन किन माध्यम से किया जाता है? अनुमानित आय विवरण, लाभ और हानियां खाते से, प्रमुख लाभप्रदता अनुमानों की गणना जैसे कि सकल लाभ मार्जिन, शुद्ध लाभ मार्जिन, निवेश पर प्रतिफल और ब्रेक इवन बिंदु का विश्लेषण करके। सातवां क्वेश्चन है, अनुमानित नकदी प्रवाह विवरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट अवधि में व्यवसाय में नकदी के आने जाने का पूर्वानुमान लगाएं, संभावित नकदी प्रवाह की कमी या अधिशेष की पहचान करें, कंपनी का वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करें और अनुमानित बैलेंस शीट की जानकारी। आठवां क्वेश्चन है, अनुमानित बैलेंस शीट की जानकारी क्या प्रदान करती है? तो अनुमानित बैलेंस शीट भविष्य में किसी भी कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। इससे कंपनी की वित्तीय एक एट ए ग्लैंस हमें चीज़ देती है, उसकी स्थिति बताती है और स्थिरता का आकलन करने में मदद करती है। ब्रेक इवन विश्लेषण की अवधारणा को समझाइए। ब्रेक इवन विश्लेषण उस बिंदु को निर्धारित करता है जिस पर कुल राजस्व, कुल लागत स्थिर और परिवर्तनीय दोनों के बराबर होता है। यह घाटे से बचने के और लाभ कमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है। किसी परियोजना के वित्त पोषण के साधनों और अनुमानित बैलेंस शीट के बीच क्या संबंध है? तो वित्त पोषण के साधन सीधे बैलेंस शीट को प्रभावित करते हैं। ऋण वित्त पोषण से देयता बढ़ती जाती है, इक्विटी वित्त पोषण से इक्विटी बढ़ती है और बैलेंस शीट से पता चलता है कि वित्त पोषण के ये तरीके कंपनी की परिसंपत्तियों और समग्र वित्तीय संरचनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो आंसर है, इन क्वेश्चन समझ लिया आपने। आंसर जो है आपको एलोबरेट करना है, बढ़ाना है और उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। ये जो है आपको केवल एक समझाने के लिए है। तो थर्ड यूनिट में आज इतना ही और फोर्थ यूनिट इसके बाद आएगा। धन्यवाद।